हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। पहले हमने बात की थी ट्रेडमार्क क्या होता है डिटेल में, ठीक है। प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है, सर्विस मार्क क्या होता है, ठीक है। इन सब को डिटेल में पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखिए, यहाँ पे लिंक आएगी, देख लेना, ठीक है। आज बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको सेम पीपीटी या फिर नोट्स चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, उससे पीपीटी नोट्स पीवाईक्यू बहुत सारा कुछ मैं मटेरियल बनाता हूँ, सारा वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक साइन और सिंबल होता है जो हेल्प करता है लोगों को आइडेंटिफाई करने में गुड्स और सर्विसेज एक बिजनेस की दूसरे बिजनेसेस से, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे कि ओडी, ठीक है। ओडी का लोगो है, ये मर्सिडीज़ का लोगो है, दोनों कार्स बनाते हैं, तो लोगो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। फोक्स वैगन का लोगो है, फोर्ड का लोगो है, दोनों डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, लोगो डिफरेंट है ना। तो दोनों ही कार किससे आइडेंटिफाई होती है, फोर्ड से, और फोक्स वैगन की कार इस लोगो से आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। गूगल भी सर्विस प्रोवाइड करता है, एप्पल भी सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसे ही सर्विस मार्क हुआ गूगल। और ये जो मैकडोनाल्ड है गुड्स प्रोवाइड करता है, तो ये एक ट्रेडमार्क हुआ, ठीक है। कोका कोला ट्रेडमार्क हुआ, और ये गूगल या फिर फेडेक्स है, ये सर्विस मार्क हुए। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके पास सर्विस मार्क होता है, उनके मार्क को सर्विस मार्क बोलते हैं। जो लोग गुड्स प्रोवाइड करते हैं उनके मार्क को ट्रेडमार्क बोलते हैं। सर्विस मार्क जैसे कि हमारा लो 91 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ट्रेडमार्क एक साइन या फिर सिंबल होता है जो हेल्प करता है लोगों को आइडेंटिफाई करने में गुड्स और सर्विसेज एक बिजनेस की, डिफ्रेंशिएट करता है उसको दूसरों से, ठीक है। सिंपल वर्ड में ये या तो एक ब्रांड नेम होता है या फिर कोई मार्क होता है, ठीक है, जो बताता है कस्टमर को किसने प्रोडक्ट बनाया और कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। अगर प्रोडक्ट है ट्रेडमार्क होता है, सर्विसेज है तो सर्विस मार्क होता है, ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क इन इंडिया गवर्न किए जाते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से। पहले ये वाला एक्ट था ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958, इसको रिप्लेस कर दिया गया था 15 सितंबर 2003 को, किससे, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का मतलब होता है एंटरिंग द मार्क, जो भी आपका मार्क है, ठीक है, इन द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क विच इज़ मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स, ठीक है, जो मेंटेन किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के द्वारा। गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 18 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 18 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, सोसाइटी वगैरह। प्रोसीजर इसका बहुत ही सिंपल है। पहले एक एप्लीकेशन फाइल होती है, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल होती है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, 1 से 45 तक क्लासेज होती है, ठीक है। 1 से 34 तक होती है गुड्स, और 1 से 34 से 45 तक होता है सर्विसेज, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए चाहिए तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फीस लगती है, बट एप्लीकेशन हमेशा एक ही होती है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रार है ना, वो एग्जामाइन करता है। रजिस्ट्रार एग्जामाइन करता है मार्क को, इंश्योर करता है कि ये वॉयलेट तो नहीं कर रहा है एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव ग्राउंड। सेक्शन 9 और 11 आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन होता है ट्रेडमार्क जनरल में, सेक्शन 20 बताता है इसके बारे में। अगर एक्सेप्ट होता है, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक होती है ऊपर वाली, तो एक्सेप्ट किया जाता है और मार्क पब्लिश किया जाता है ट्रेडमार्क जनरल में, ताकि पब्लिक उसको देख सके, ठीक है। अपोजिशन, अगर कोई अपोज करता है वो अपोज कर सकता है। सेक्शन 21 कोई पर्सन अपोज कर सकता है रजिस्ट्रेशन 4 महीनों के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट से। सेक्शन 22 बात करता है करेक्शन और अमेंडमेंट के बारे में, मतलब आप अमेंड कर सकते हो या फिर करेक्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। सेक्शन 23, अगर कोई अपोजिशन फाइल नहीं किया गया या फिर अगर किया भी गया तो आपके फेवर में डिसीजन आया, तो जो रजिस्ट्रार होता है वो रजिस्टर करता है मार्क और इशू करता है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसेस था। अब कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, कंडीशन 2 होती है। पहला है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, सेकंड है रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव याद रखना। सेक्शन 9 बात करता है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के बारे में, फोकस करते हैं नेचर एंड द मार्क इटसेल्फ। पहला है लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, अगर कोई मार्क डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है एक पर्सन की गुड्स और सर्विसेज दूसरे से, ठीक है, जैसे कि जेनरिक नेम है, शुगर वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, उस ग्राउंड पे रिफ्यूज कर दी जाती है एप्लीकेशन, ठीक है। सेकेंड है डेस्क्रिप्टिव मार्क्स, जो मार्क डिस्क्राइब करता है क्वालिटी, क्वांटिटी और ज्योग्राफिकल ओरिजिन, जैसे कि स्वीट या फिर दिल्ली कारपेट्स, तो ये सब डेस्क्रिप्टिव मार्क्स माने जाते हैं क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। थर्ड है कस्टमरी मार्क, जैसे कि जीरोक्स वगैरह, जो कॉमन होता है करंट लैंग्वेज में, ये भी एक एब्सोल्यूट ग्राउंड माना जाता है रिफ्यूजल ऑफ एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड कंटेंट, मार्क जो हर्ट करते हैं रिलीजियस सेंटीमेंट को या फिर ऑब्सीन होते हैं या फिर यूज करते हैं प्रोहिबिटेड एम्बलम्स, ठीक है, जैसे कि नेशनल फ्लैग्स, तो वहाँ पे भी ये भी ग्राउंड होता है रिफ्यूजल का। ऐसा कोई अगर आपका मार्क है तो आपको वो ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है अगर कोई डिसेप्टिव मार्क है, ठीक है, और वो बहुत टाइम से यूज हो रहा है, ठीक है, तो लोगों को लगने लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को डिपिक्ट करता है, तो उसको वैलिड ट्रेडमार्क मान लिया जाता है, ठीक है। लिखा होना करेक्टर थ्रो लॉन्ग एंड कंटिन्यूस यूज़, ठीक है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से यूज हो रहा है, लोग को लगता है कि मतलब लोग उससे सिर्फ एक और एक ही कंपनी को
पहचानते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, इसको एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया जाता है फिर, भले ही डिसेप्टिव मार्क भी हो, ध्यान रखना है, ठीक। केस लो आईटीसी लिमिटेड वर्सेस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोर्ट ने कहा था कि कॉमन और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स कैन बी प्रोटेक्टेड अगर वो एक्वायर्ड सेकेंडरी मीनिंग रखते हैं तो, ठीक है, एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस जो हमने अभी पढ़ा है, तो समझ में आया। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 बात करता है मार्क्स प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। मार्क जो रजिस्टर नहीं होंगे अगर वो डिसेप्टिव या फिर कंफ्यूजिंग है, अगर वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं, स्कैंडलस और ऑब्सीन है, ठीक है, अगर वो प्रोहिबिटेड है अंडर द एम्बलम एंड नेम्स, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट बात करता है 1950, ठीक है। लाल बाबू प्रियदर्शी वर्सेस अमृतपाल ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मार्क लाइकली टू डिसीव द पब्लिक कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। जो मार्क लग रहे हैं कि वो डिसीव कर सकते हैं पब्लिक को, तो वो रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। सेकेंड ग्राउंड है रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। पहला कौन सा ग्राउंड था? एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। दूसरा है रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, ठीक है। ये ग्राउंड रिलेट करता है कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, ठीक है, मतलब जो पहले ट्रेडमार्क ऑलरेडी है। ट्रेडमार्क वो रजिस्टर नहीं किए जाएंगे अगर वो आइडेंटिकल या फिर सिमिलर है किसी दूसरे जो अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनसे, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर सिमिलर गुड्स एंड सर्विस। अगर ये यूज किए जा रहे हैं सिमिलर गुड्स और सर्विसेज के लिए, अगर इफ़ देर इज ए लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन इन पब्लिक माइंड, अगर वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है पब्लिक माइंड, मतलब पब्लिक कन्फ्यूज हो रही है, तो भी वो मतलब इतने सेम हो कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो भी वो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एक केस है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेज कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मार्केट में लिस्टेड भी है कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे कुछ फैक्टर जिससे डिटरमाइन किया जा सके डिसेप्टिव सिमिलरिटी को, जैसे कि नेचर ऑफ मार्क, नेचर ऑफ गुड्स, क्लास ऑफ परचेजर, मोड ऑफ परचेजिंग गुड्स वगैरह, ठीक है। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 बात करता है वेल नोन ट्रेडमार्क्स के बारे में। कोई मार्क होगा सेल नोट भी रजिस्टर्ड अगर वो आइडेंटिकल है या फिर सिमिलर है टू ए वेल नोन ट्रेडमार्क, भले ही वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए हो, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि डैमलर बेंज एजी वर्सेज हाइबो हिंदुस्तान में क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था रेपुटेशन एक वेल नोन ब्रांड की, मार्क बियॉन्ड इट क्लास ऑफ गुड्स भी, ठीक है, मतलब मान के चलो 1 से 2 एक क्लास है, ठीक है, इसमें एक वेल नोन ट्रेडमार्क है, ठीक है, और जो दूसरा ट्रेडमार्क है ना वो 4 से 5 क्लासेस में है, ठीक है, मतलब कैटेगरी बोलते हैं इनको। भले ही यहाँ पे ट्रेडमार्क की क्लास डिफरेंट है, क्लास ऑफ गुड्स डिफरेंट है, अगर वो आइडेंटिकल है ना वेल नोन ट्रेडमार्क से, ठीक है, तो वो नहीं रजिस्टर किया जाएगा, ध्यान रखना। ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 25 इसके बारे में बात करता है। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वैलिड होता है 10 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ये रिन्यू किया जा सकता है एवरी 10 ईयर, 10 साल के बाद। रिन्यूअल होता है वो इंडेफिनेटली होता है, मतलब कि आप कभी तक भी, जब तक मतलब ओनर फीस पे कर रहा है ना तब तक ये रिन्यू हो सकता है, ठीक है, कभी तक भी हो सकता है। ग्रेस पीरियड अगर आप मिस करते हो डेडलाइन तो आपके पास 6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है रिन्यू करने के लिए एक लेट फीस से, ठीक है। अगर वो तब भी रिन्यू नहीं होता है तो मार्क रिमूव कर दिया जाता है रजिस्टर से, ठीक है। इफेक्ट एंड राइट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नो एक्शन फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सेक्शन 27 के बारे में बात करता है। यू कैन नॉट शू फॉर इन्फ्रिंजमेंट अगर आपका मार्क अनरजिस्टर्ड है, ध्यान रखना। यू कैन ओनली शू फॉर पासिंग ऑफ, ठीक है, ये कॉमन लॉ रेमेडी होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ डिटेल में, ठीक है। लीगल इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं ओनर को, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमा फेसी एविडेंस, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट करता है एज ए प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है। बेटको एंटरप्राइजेज वर्सेज प्रधान परफ्यूम्स एंड अदर्स में बोला था। नेक्स्ट है राइट टू रिलीफ, ओनर फाइल कर सकता है सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड क्लेम, किसके बाद? रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद ओनर फाइल कर सकता है सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड क्लेम कर सकता है इंजेक्शन, डैमेजेस, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, पिछली वीडियो में मैं ये भी बात कर चुका हूँ, जाके देख लेना। तो इन्फ्रिंजमेंट होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, पासिंग ऑफ होता है बोथ फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, ठीक है, बट इन्फ्रिंजमेंट ओनली फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क ओनर, जो राइट्स होते हैं रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के वो प्रोवाइड किए गए हैं मेनली सेक्शन 28 से 30 में, ठीक है। तो सेक्शन 28 बात करता है राइट टू एक्सक्लूसिव यूज, ठीक है। सेक्शन 29 बात करता है राइट टू इन्फ्रिंजमेंट एक्शन। एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है जब एक आइडेंटिफिकेशन या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क यूज किया गया हो, ठीक है, बिना ऑथोराइजेशन के इन रिलेशन टू आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स और सर्विसेज, जिससे कंफ्यूजन का चांस होता है। इस लो रस्टन हर्बनी लिमिटेड वर्सेज जमींदारा इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कोर्ट ने कहा था कि यूज ऑफ डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क अमाउंट करते हैं इन्फ्रिंजमेंट को, भले ही कंफ्यूजन प्रूव ना किया गया हो, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू असाइन और एंड ट्रांजिट, जो प्रोप्राइटर होता है वो असाइन कर सकता है ट्रेडमार्क किसी दूसरे को, लाइसेंस कर सकता है ट्रेडमार्क को, ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप। सेक्शन 37 इसके बारे में बात करता है। राइट टू सीक रेमेडीज अंडर सेक्शन 135 के आप इंजेक्शन क्लेम कर
आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट या फिर इंजेक्शन या फिर डिलीवरी अप ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड, ये सारा कुछ आप ये सारी रेमेडी सीख कर सकते हो अंडर आर्टिकल 135। लास्ट है राइट टू यूज आर सिंबल। अगर एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ओनर अपने ट्रेडमार्क के पास जैसे लॉ 91 है, यहाँ पे आर लिख सकता है ऐसे। ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर कैन यूज आर सिंबल, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप TM लिख सकते हो, ठीक है। लीडिंग केस लो याहू इनकॉर्पोरेशन वर्सेज आकाश अरोड़ा 1999। कोर्ट ने कहा था कि डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं सेम फंक्शन जो ट्रेडमार्क करते हैं, ठीक है, और वो भी एंटाइटल होते हैं इक्वल प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है पार्ले प्रोडक्ट वर्सेज JP एंड कॉर्पोरेशन 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था डिसेप्टिव सिमिलरिटी टेस्ट, ठीक है। कोर्ट ने कहा था कि वी मस्ट लुक एट द मार्क्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ए पर्सन विद एन एवरेज इंटेलिजेंस एंड इम्परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। मतलब कि कोर्ट ने कहा था कि वाइल कंपेयरिंग टू मार्क, जब हम दो मार्क को कंपेयर करेंगे तो हम उस तरीके से एग्जामाइन नहीं करेंगे केयरफुली बाई साइड रख के, ठीक है। इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम उनको देखेंगे एज एन ऑर्डिनरी कस्टमर, ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी कस्टमर उनको देखता है, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन एवरेज इंटेलिजेंस एंड इनपरफेक्ट मेमोरी, ठीक है। अगर ऐसे पर्सन को लगेगा कि कंफ्यूजन है और उसको लगेगा कि जो दोनों मार्क्स है ना वो सेम सोर्स से आ रहे हैं, तो मार्क कंसीडर किया जाएगा डिसेप्टिव सिमिलर, ठीक है। जैसे कि एप्पल का जो लोगो है, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा, उसने इतना काटा हुआ ना, वो बाइट उसमें इतनी है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा करके उसको नई ट्रेडमार्क करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा करके कराओगे तो एक नॉर्मल पर्सन को लगेगा ना कि ये एप्पल ही है, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाएगा डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ये वीडियो कंप्लीट। बीच जाना मैं तभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। PPT चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पुराने वाली जो भी आ रही है उसको ज़रूर देख लेना, मतलब आपकी छुट्टी हुई है तो इसलिए यहाँ पे दिख रही है वो। ये वीडियो अगर आपकी पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, इस प्लेलिस्ट में जाओ, क्लिक करो और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ वाली वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय बाय।